नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारी सामाजिक विज्ञान की क्लास कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए ठीक 12 बजे शुरू हो जाती है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज आपके लिए एक क्लास लेके फिर हाजिर हैं। आपको पता होगा, इस समय हम नागरिक शास्त्र जैसे विषय को काफी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, जिस चैप्टर का नाम राजनीतिक दल था, उसका आज समापन करने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे हम लोग। हमने क्या पढ़ा अब तक? राजनीतिक दल के बारे में पढ़ा। राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं, हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और कौन कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उनके चुनाव चिन्ह क्या हैं, उनकी स्थापना कब हुई, उनके संस्थापक कौन हैं। इन सभी बातों को हमने काफी गहनता से आपको बताया। उसके बाद फिर हमने आपको बताया क्षेत्रीय दल के बारे में कि क्षेत्रीय दल या प्रांतीय दल क्या होते हैं। आज बच्चों हम देखने वाले हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है राजनीतिक दलों को, और उनमें क्या सुधार किए जा सकते हैं राजनीतिक दलों के अंदर। इन दो प्रश्नों का जवाब आज हम लेने का प्रयास करेंगे आज की क्लास के माध्यम से। तो बच्चों, आज हम बताएंगे आपको कि राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। इस पर भी हम आपसे आज विचार विमर्श करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। सोनी सिंह, प्रणाम गुरुदेव। नमस्कार बेटा, नमस्कार। प्रिंस जी कह रहे हैं हाउ आर यू सर। बेटा आई एम नॉट फाइन, मैं आज ठीक नहीं हूं। बलवीर यादव, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को मेरा गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। हाँ, मनीष यादव, नमस्ते बेटा, नमस्ते जी, बिल्कुल। हर्ष मिश्रा, प्रणाम बेटा, सभी बच्चों को प्रणाम। तो देखिए, आज तक हमने इस चैप्टर को कवर करने का प्रयास किया, काफी अच्छे तरीके से हमने सारी चीजें देखी। आज हमारे पास काफी अच्छा मुद्दा हो सकता है बात करने का। वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। पहला तो हमें प्रश्न यहां से इसका आंसर चाहिए। दूसरा आंसर ये चाहिए हमें कि कैसे हम राजनीतिक दलों को सुधार सकते हैं। मान लिए अगर कोई कमी है राजनीतिक दलों के अंदर, तो उस कमी को दूर भी तो किया जा सकता है। तो हमें कैसे दूर करेंगे हम उन कमियों को, आज ये जानने का प्रयास करेंगे। काफी अच्छा मुद्दा है आज का, सोचने समझने वाला आज का जो है वीडियो है, इससे आप काफी चीजें सीख सकते हो। तो बताइए, स्टार्ट किया जाए। आप लोग रेडी हो कि नहीं? फिर मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा जो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। जल्दी से आप बताइए। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सर जी प्रणाम, प्रणाम बेटा। बताइए मुझे, आप लोग रेडी हो? मैं तो रेडी हूं। आप बताइए कि आप क्लास लेने के लिए तैयार हो, फिर मैं अपनी क्लास आगे जारी रखूंगा। मनीष यादव, सर की आज तबीयत नहीं सही है। हाँ, थोड़ा मुझे सर्दी जुकाम सा और हेडेक है, सिर दर्द भी है और मेरी नाक में भी दर्द हो रहा है। तो दर्द ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। फिर भी आज देखिएगा, आज की क्लास में आपको मैं पता नहीं लगने दूंगा कि मेरी एनर्जी थोड़ी भी बहुत कम है। देखिए, बताइए रेडी हो आप लोग? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। जय हिंद बेटा, जय हिंद। बीरेन शर्मा, लो आपका भी नाम ले लिया। चलिए, यानी कि सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं कि हम रेडी हैं सर, अपनी क्लास आगे जारी रखिए। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को फादर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं और आपसे मैं यही कहूंगा, अपने माता पिता की इज्जत करिए, सम्मान करिए, रेस्पेक्ट करिए। क्योंकि आप भी जानते हो, यदि आप नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि आपकी उम्र भी इतनी बड़ी नहीं है, माता पिता से बहुमूल्य वस्तु या चीज इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। माता पिता की तुलना हम इस दुनिया में किसी भी रिश्ते से नहीं कर सकते। परिवार का कोई भी रिश्ता हो, उससे माता पिता की तुलना नहीं हो सकती। अभी जब आप बड़े हो जाओगे थोड़े, तब आपको ये महत्व माता पिता का, पेरेंट्स का समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमारी जिंदगी में माता पिता का क्या योगदान रहता है। इसलिए आप सभी लोग अपने माता पिता का सम्मान करें। माता पिता के लिए ही हमें जीना है, क्योंकि उन्होंने हमें खिला के, पिला के और पढ़ा के
आप जान सकते हो कि बहुत सारे बच्चों के माता पिता ऐसे होते हैं कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने माता और पिता होने का फर्ज निभाते हैं, चाहे मेहनत करके, मजदूरी करके। आप भी उनके सपनों को साकार करने में कोई कसर न छोड़िएगा, पूरी ताकत लगा दो। आप जितनी आपके अंदर ताकत हो उतनी ताकत लगा दो और दिखा दो कि हम भी अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास प्रारंभ करता हूं और आज की जो हमारी क्लास है उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बेटा कि राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं, राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों की चुनौतियां कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जरा इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग, मुझे पता है, वीडियो को लाइक तो कर देते हो, कहने की इसमें कोई बात है ही नहीं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जो हमारे चैनल पर नए बच्चे आए हुए हैं उनको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को मेरा गुड आफ्टरनून। चलिए अब मैं अपनी क्लास प्रारंभ करता हूं। देखिए, हाँ, सबसे बड़ी मेरी बात है, सबसे बड़ा देखो, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है। हालांकि मेरी उम्र अभी इतनी नहीं है कि मैं उम्र के साथ सीख जाऊं, लेकिन सीखता रहूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही चीज सीखी है कि माता पिता से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। माता पिता से ज्यादा प्यार हमें कोई नहीं दे सकता। इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी रिश्ता हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे ताऊ चाचा, कोई भी हो, उनसे ज्यादा सच्चा प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता। जिस प्यार को आप प्यार बोलते हो, आजकल की जो जनरेशन है जिस प्यार को प्यार बोलती है, वो प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है। प्यार माता पिता वाला होता है, उसको प्यार बोलते हैं। समझ में आया? इसलिए माता पिता की इज्जत का ख्याल करिए कि उनकी इज्जत है समाज में, वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसलिए पढ़ाई कीजिए और उन्होंने जो सपने पाल रखे हैं आप लोगों से, उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए। जीवन का आनंद सबसे ज्यादा आपको इसी में मिलेगा। अदरवाइज सारी चीजें बकवास हैं, थोड़े समय के लिए सुख देंगी, बाद में आपको दुख प्रदान होगा। इसलिए मैं कहता हूं, माता पिता का सम्मान कीजिए और उनके जो सपने, उन्होंने सपने पाल रखे हैं। किसी के पिता ने सोचा है मेरा बेटा इंजीनियर बने, किसी के पिता ने सोचा है मेरा बेटा डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, कुछ भी बने, उन सपनों को पूरा कीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा अगर आपको तसल्ली मिलेगी तो इसी काम से तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा, एक एहसास होगा कि इस पृथ्वी पर भगवान ने हमें मानव के रूप में भेजा है, तो इससे अच्छा काम हम कोई और नहीं कर सकते। हर्ष मिश्रा, तुम अभी बच्चे हो, आप अपने माँ बाप को ऐसे नहीं बोल सकते कि अब के माँ बाप सही नहीं है। माँ बाप पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। माँ बाप से ज्यादा खुशियां हमारे लिए कोई नहीं देख सकता। ठीक, चलिए। हाँ, माता पिता धोखा नहीं दे सकते, बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं। माता पिता का जो प्यार है ना, उसे सच्चा प्यार बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं सच्चा प्यार। जिस उम्र में आप प्यार, लव, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड वाला प्यार समझते हो ना, एक्चुअल में वो प्यार नहीं होता, अट्रैक्शन होता है हमारे दिमाग का। हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है, उसका विचार है ये। जैसा कि आपने सुना होगा, मेरा दिल टूट गया, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, बफाना रास आई, ऐसे जो गाने बॉलीवुड ने बना रखे हैं। इतने गंदे बॉलीवुड एक्टर हैं या इतने गंदे बॉलीवुड डायरेक्टर हैं, ये ध्यान रखना, कभी दिल नहीं टूटता किसी का, क्योंकि दिल का काम ही नहीं है ये करना। दिल का काम है पंप करना, दिल का काम प्यार करना नहीं होता, दिल का काम होता है पंप करना। साइंस में आप पढ़ोगे ये चीजें। जैसे देखा होगा आपने, बहुत सारी फिल्मों में जितने भी गाने बनाए जाते हैं, जितनी भी फिल्में बनाए जाते हैं, आशिकी से लेके जैसे भी, उसमें दिल को जरूर शामिल किया जाएगा। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति का दिल प्यार नहीं करता किसी से, क्योंकि दिल का काम ही नहीं होता प्यार करना। दिल का काम होता है ओनली धड़कना, पंप करना। तो कहोगे सर प्यार कहां से होता है? देखिए, हमारे एक मस्तिष्क का भाग होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, वो अनुभव करता है सुख, दुख, प्यार, ये सभी चीजों का अनुभव हमें यहां से होता है, यहां से नहीं होता। उन मूर्ख बॉलीवुड डायरेक्टरों को बता दीजिएगा ये कि थोड़ा पढ़ के आप फिल्मों को बनाएं, ये फालतू की फिल्में आप ना बनाएं जो हमारे समाज को बेकार बना रही हैं। हाँ मुकेश सर जी आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। बेटा मनीष यादव, मैं सिंगर नहीं हूं, मैं जो आपको बता दूं, मैं एक हकीकत, क्योंकि आज फादर्स डे है, वैसे मैं अमूमन इन बातों को करता नहीं हूं, लेकिन फादर्स डे है
तो मेरा ये कर्तव्य है एक शिक्षक होने के नाते कि आपको ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें बताना। क्लास तो हम रोज ही करते हैं और रोज ही करते रहेंगे, लेकिन आज एक विशेष मौका है, विशेष हमारे पास उपलब्ध है, उसके चक्कर में हम आपको ये सारी अच्छी चीजें बता रहे हैं। और हमेशा माता पिता का सम्मान करना और माता पिता की रेस्पेक्ट करने में कोई कसर मत छोड़ना। दुनिया जाए भाड़ में, ये ध्यान रखो। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास राजनीतिक दलों की जो चुनौतियां हैं, देखते हैं कि क्या है राजनीतिक दलों की चुनौतियां। वास्तव में लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के लिए राजनीतिक दल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए बेटा, जो लोकतंत्र होता है, शासन का एक रूप है लोकतंत्र। अगर आपको लोकतंत्र अच्छे तरीके से चलाना है, या मैं ये कहूं बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र संभव नहीं है। तो अगर राजनीतिक दलों के सामने कोई चुनौती आएगी, इसका मतलब है लोकतंत्र को खतरा। अगर राजनीतिक दल के सामने कोई भी चुनौती है, इसका सीधा सीधा संबंध है लोकतंत्र के ऊपर खतरा। क्योंकि एक राजनीतिक दल एक ऐसी वस्तु है या ऐसी चीज है, ऐसी पार्टी है जिसके बगैर लोकतंत्र की कल्पना संभव नहीं है हमारे द्वारा। तब राजनीतिक दलों के ऊपर ही चुनौतियां आ जाएंगी, तो आपका मतलब सीधा सीधा होगा कि लोकतंत्र के सामने चुनौतियां। बल द्वारा लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया, अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो लोकतंत्र को अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं किया जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि अगर राजनीतिक दल नहीं है, वहां पर लोकतंत्र की स्थापना बहुत मुश्किल हो जाती है। क्यों हो जाती है, जरा इसका आप एक एग्जाम्पल समझिए। मान के चलिए भारत में कोई राजनीतिक दल नहीं है, मान के चलिए भारत में कोई राजनीतिक दल नहीं है। इसका मतलब आपके ऊपर शासन कौन कर रहा है? या तो कोई तानाशाह व्यक्ति है, तानाशाही कर रहा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है, आपके ऊपर शासन कर रहा है। और यदि ऐसा व्यक्ति आपके ऊपर कोई शासन करेगा, तो स्वाभाविक बात है जो मानव के, जो नागरिक के अधिकार होंगे, उनका शोषण, उनका हनन ही होगा। इसलिए कहा जाता है लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है कि उस देश में राजनीतिक दलों का पाया जाना। और एक राजनीतिक दल का नहीं, एक से ज्यादा राजनीतिक दल होने चाहिए, तभी लोकतंत्र सुचारू रूप से चल सकता है। क्यों? जैसे कि भारत में देख लीजिए, भारत में बहुत प्रकार के राजनीतिक दल हैं। अगर कोई भी राजनीतिक दल आपके ऊपर शासन कर रहा है अपनी सरकार के द्वारा, और आपके ऊपर वह तानाशाही थोपने का प्रयास करता है, तो जब चुनाव होगा तो आपके पास अधिकार होगा कि किसी दूसरे राजनीतिक दल को वोट देकर उसकी सरकार को बनाया जाए और इस सरकार को हटाया जाए। आलोक यादव बेटा ले लिया, आपका नाम भी ले लिया मैंने। ठीक, चलिए अतः यह स्वाभाविक प्रक्रिया लोकतंत्र की कार्यशैली से असंतुष्ट प्रक्रिया है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दलों से असंतुष्ट होगा, तो सीधी सीधी बात है वह लोकतंत्र से भी असंतुष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दलों के बगैर लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक दलों से कोई शिकायत है, कोई शिकवा है, कोई गिला है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि उसको लोकतंत्र से शिकायत है। और मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, आप जिस लोकतंत्र की बात करते हो ना, डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी सब शासनों में सबसे अच्छा शासन है। जैसे राजतंत्र हुआ, धर्मतंत्र हुआ, तानाशाही हुई, इन सभी शासनों में सबसे अच्छा प्रकार है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। तो क्या आप ये कह सकते हो कि लोकतंत्र सबसे बढ़िया है? नहीं बच्चों, सबसे बढ़िया नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के समान या समक्ष जितनी भी शासन प्रणालियां हैं, उनमें सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन सबसे बढ़िया नहीं है। लोकतंत्र में भी कुछ कमियां हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे लोकतंत्र कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों को, तब बताएंगे। कुछ ही दिनों में हमारे लोकतंत्र वाला जो चैप्टर है उस पर हमारी क्लास होगी, तो प्लीज आप सभी बच्चे उस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ जानना है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि एक क्लास में 4 बच्चे हैं,
तो 4 बच्चे को क्या है, एक को 4 का पहाड़ा आता है, एक को 5 का पहाड़ा आता है और एक को 10 का पहाड़ा आता है। या ऐसे समझिए कि 4 बच्चे हैं, 3 को कुछ नहीं आता और एक को 10 का पहाड़ा आता है। तो जो चारों बच्चों में सबसे होशियार कौन माना जाएगा, जिसको 10 का पहाड़ा आता है। लेकिन ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि पूरे विश्व में या पूरे भारत में वही सबसे ज्यादा होशियार है, नहीं, उससे भी ज्यादा और होशियार बच्चे होंगे अगर हम खोज करने में निकलें तो। ऐसे ही जो लोकतंत्र है आपका, लोकतंत्र सभी शासन प्रणालियों में अच्छा माना जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से अच्छा है या सभी प्रकार से अच्छा है, लेकिन जो और प्रणाली है उनमें अच्छा माना जाता है। गौरीशंकर कुमावत, सबसे अच्छा शासन प्रणाली कौन सा है? बेटा इस समय अगर आप देखोगे सबसे अच्छी जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र ही है। और आपने देखा भी होगा दुनिया के सभी देश लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं अपने यहां पर। बहुत सारे देशों में प्रदर्शन भी हो रहा है, जैसे कि हांगकांग में कुछ दिन पहले बहुत सारे आपने देखा होगा देशों में प्रदर्शन हो रहा है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र ऐसे ही नहीं आता किसी देश में, उसके लिए सालों सदियों का इतिहास रहता है। पता है लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ? आप नहीं जानते। देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले धर्मतंत्र, धर्मतंत्र चलता था, उसके बाद राजतंत्र आया और राजतंत्र से होते होते तब आपका लोकतंत्र का विकास हुआ है। आप इतिहास, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है आपको कि थोड़ा आप जान पाओ। लोकतंत्र की कार्यशैली से असंतुष्ट लोग राजनीतिक दलों को दोषी मानते हैं। अब समझिए जरा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो लोकतंत्र की जो कार्यशैली है, लोकतंत्र की जो कार्यशैली है से जो असंतुष्ट लोग होते हैं वो राजनीतिक दलों को दोषी मानते हैं। क्यों मानते हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका यदि कोई अधिकार है, आपका क्या है, कोई अधिकार, और उस अधिकार को आपको ना दिया जाए तो आप क्या कहोगे, ये राजनीतिक पार्टी तो बहुत खराब है, इस सरकार ने तो हमारा जो है मलिया मैदान कर दिया। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा एक केस था शिक्षा मित्रों वाला, शिक्षा मित्रों को अध्यापक के रूप में नियुक्त करने का एक केस था। तो उनको क्या किया, किसी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने यह कहा कि देखिए शिक्षा मित्र भाई और बहनों, हम आपको अध्यापक बना देंगे लेकिन आपको एक परीक्षा देनी होगी। शिक्षा मित्र परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे। शिक्षा मित्र बोल रहे थे कि नहीं, हमें तो पहले से ही अध्यापक के रूप में अखिलेश यादव जी नियुक्त करके गए हैं, हम परीक्षा क्यों देंगे। तो योगी जी ने कहा कि नहीं, संविधान के खिलाफ है ये, संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो 12वीं पास व्यक्ति सीधा अध्यापक बन जाए। और आप भी बच्चों जानते हो अध्यापक बनने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए, लेकिन शिक्षा मित्र अड़े हुए थे इस बात पर। तो योगी सरकार ने क्या किया, योगी सरकार ने सीधे सीधे बोल दिया कि हम आपको 2 मौके देंगे, आप 2 बार टेस्ट में देने में अगर सफल हो जाते हैं टेस्ट में तो आपको अध्यापक बने रहने दिया जाएगा। यदि आप अध्यापक बनना चाहते हो तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आप शिक्षा मित्र ही रहोगे। तो जो शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा किया गया तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दलों से असंतुष्टि दिखा रहे थे, अर्थात उनका सीधा निशाना था भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के ऊपर कि इन्होंने हमें जो है हमारी नौकरी छीन ली, ये हमारी नौकरी खा गए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से असंतुष्टि होती है लोगों को। आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे, मुकेश सर भी आ जाएंगे। सर आपके चैनल पर बाकी के पार्ट कहाँ हैं? गौरीशंकर कुमावत, बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, क्लासेस देखिए, सारी चीजें मिलेंगी आपको। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून संजना कुमारी, गुड आफ्टरनून। अब देखिए आगे चलते हैं। किंतु लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के मार्ग में प्रस्तुत चुनौतियों का सामना कर उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है बेटा, राजनीतिक दलों के समक्ष जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करना चाहिए, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना होती है। अब चुनौती क्या है, सबसे पहले हम चुनौती देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी समस्याएं या चुनौती हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर 1, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना।
आप किसी भी राजनीतिक दल को उठा के देख लीजिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके बीच क्या होता है, उनमें आंतरिक लोकतंत्र का नहीं पाया जाना। आंतरिक लोकतंत्र जानते हो, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी है, उसके अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, या जितने भी पद होते हैं राजनीतिक पार्टी में, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बहुत प्रकार के होते हैं, अब गिनाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। तो उन पदों को लोकतंत्र के जरिए से ही चुना जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी में देखा होगा, कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में क्या, सोनिया गांधी जी अध्यक्ष, सोनिया गांधी के पुत्र, उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है, चुनाव होने की स्थिति कम होती है वहां पर। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है राजनीतिक दलों के सामने, कि उनपे जो आंतरिक लोकतंत्र होता है उसका न होना, उनके बीच में नियम कानून सही तरीके से लागू नहीं करते वो, इसलिए वहां पर सही तरीके से चीजें नहीं हो पाती। इसलिए एक पार्टी का सदस्य, एक पार्टी का मंत्री या विधायक कहूं, मंत्री नहीं विधायक कहूं या एमपी कहूं, दूसरी पार्टी में चला जाता है। कांग्रेस का भाजपा में चला गया, भाजपा का कांग्रेस में चला गया, सपा का बसपा में चला गया, बसपा का बीजेपी में चला गया। क्योंकि उनके अंदर क्या है, उनके लोगों के अंदर, पार्टी के सदस्यों के लोगों के अंदर ये भावना आ जाती है कि इस पार्टी में तो कोई लोकतंत्र है ही नहीं, इस पार्टी में तो कोई कायदा कानून है ही नहीं, अपने परिवार वालों को तवज्जो दी जाती है, हम लोगों को कोई पूछता ही नहीं है, चुनाव हम लड़ते हैं, पैसा हम खर्च करते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी को देखोगे, चाचा विधायक, मामा विधायक, पापा विधायक, बेटा मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह, और भाड़ में जाए बाकी के सब। तो ये कहीं ना कहीं पार्टियों में जो चीजें होती हैं उनमें आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता पार्टियों के अंदर। दूसरी, वंशवाद की चुनौती। वंशवाद समझते हो, अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था। वंशवाद की चुनौती क्या है, कोई भी राजनीतिक दल होता है वह ये चाहता है कि मेरा वंश से ही यहां पर सब कुछ चलता रहे। यानी कि समझिए कि पार्टी का अध्यक्ष मैं हूं, मेरा बेटा उपाध्यक्ष होना चाहिए, मेरे चाचा का लड़का बड़े पद पर होना चाहिए, मेरे मामा का लड़का बड़े पद पर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब एक ही वंश उस पार्टी को चलाएगा और सदस्य तो कठपुतली है। तो सबसे बड़ी राजनीतिक दलों के सामने चुनौती है कि वंशवाद की चुनौती, वंशवाद को कैसे खत्म किया जाए। आपने कई पार्टियों को देखा भी होगा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आपको पता है, आप समझदार हो कि मैं अध्यक्ष, मेरा बेटा उपाध्यक्ष, मैं मुख्यमंत्री, मेरा बेटा उप मुख्यमंत्री, मेरे चाचा शिक्षा मंत्री, मेरे मामा स्वास्थ्य मंत्री। वंशवाद ही भरा पड़ा है, किसी और दूसरे पार्टी के सदस्य को तो कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो राजनीतिक दल के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो कहने का मतलब ये जो वंशवाद है इसे भी हमें खत्म करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, पैसा और अपराध तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। आप देखोगे बेटा, राजनीतिक दलों में क्या है, पैसा और अपराध तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। राजनीतिक दल उन्हीं लोगों को टिकट देते हैं जिनके पास पैसा होता है और थोड़ी जो गुंडागर्दी में माहिर हो। आपने कभी देखा है किसी भले आदमी को टिकट देते हुए किसी राजनीतिक दल ने, कि किसी भले आदमी को टिकट दी हो, किसी समाज सेवी व्यक्ति को टिकट दी हो, या किसी एक अच्छे व्यक्ति को जिसका सम्मान है समाज में, उसको किसी राजनीतिक दल ने टिकट दी हो? नहीं। राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह उन्हीं लोगों को तवज्जो देते हैं, उन्हीं लोगों को टिकट देते हैं जिनके पास अनाप शनाप पैसा है और गुंडागर्दी में, आपराधिक तत्वों में क्या है, उनका बोलबाला है। और आप यकीन मानिए, जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों में आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही भरे पड़े हैं जिन्होंने पैसे के बल पर या अपराध के बल पर टिकट हासिल की है और चुनाव भी जीते हैं। बहुत सारे नाम हैं, आप जान सकते हो। भाई आज की तारीख में किसी भी अच्छे व्यक्ति को, किसी भी समाज सेवी व्यक्ति को टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि ना तो उसके पास पैसा है, जो अच्छा व्यक्ति होगा ज्यादा पैसा होगा नहीं उसके पास, क्योंकि ज्यादा पैसा उसी के पास होता है जो आपराधिक तत्वों में शामिल होता है। वरना आज की महंगाई में लोगों को परिवार पालने के लिए समस्या हो रही है। इतना पैसा कहां से लाएगा कि 5 करोड़ रुपए तो उसे टिकट देने के लिए लगते हैं। एक आम आदमी के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है। तो पार्टी के सामने जो राजनीतिक दल हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो पैसा और आपराधिक जो तत्व हैं उनकी बढ़ोतरी ना होने दी जाए। उनकी पार्टी में स्वच्छ साफ सुथरे वाले लोगों को ही शामिल किया जाए।
अगर ऐसे लोगों को शामिल कर लिया जाता है तो यकीन मानिए राजनीतिक दल में भी सुधार होगा और जनता के बीच में भी जाएंगे तो वो एक अच्छी सोच लेके जाएंगे, अच्छा काम करने के चक्कर में जाएंगे, जनता के घोटाला नहीं करेंगे वो। राकेश कुमार हिंदी भी चलता है बेटा, चलेगा हिंदी भी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये बहुत सारी चुनौतियां हैं राजनीतिक दलों के सामने। अगली देखोगे, दलों के मध्य विकल्पहीनता की स्थिति। अब बहुत सारे आपके पास दल हैं, दलों में क्या देखोगे, विकल्प नहीं है। जैसे कि आप देखिए कांग्रेस पार्टी, क्या देखिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है कि किसी अच्छे व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया जाए, विकल्प ही नहीं है उनके बीच में। या तो सोनिया गांधी जी बन जाती हैं या उनके जो सुपुत्र हैं मिस्टर राहुल गांधी जी, उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा था, जरा उस सवाल को देखिएगा, क्या था कि सर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता, या क्यों नहीं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता लोकसभा चुनाव में। तो मैंने उस बच्चे को, हालांकि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं इंटरेस्ट लेता हूं, लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखिए राहुल गांधी के जो पिताजी थे, राहुल गांधी की जो इंदिरा गांधी थी, राहुल गांधी क्या करेंगे प्रधानमंत्री बनकर। राहुल गांधी प्रधानमंत्रियों की गोद में खेले हैं, उनके ऊपर टॉयलेट किया है उन्होंने बचपन में, तो क्या करेंगे वो प्रधानमंत्री बनकर बताइए। अरे उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके दादी उनकी प्रधानमंत्री थी, उनका तो कुनवाई प्रधानमंत्री से चला आ रहा है, वो क्या चाहिए उनको प्रधानमंत्री, कोई ज्यादा बड़ा पद है उनके लिए। तो वो हंस गया व्यक्ति कि सर सही कहा आपने। और वास्तव में ही मुझे लगता है, जहां तक अगर राहुल गांधी की जगह मैं होता तो मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलता कि मुझे प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाए, मेरे तो पिताजी प्रधानमंत्री थे, दादी प्रधानमंत्री थी, उनकी गोद में खेला हूं, टॉयलेट किया है मैंने, मस्ती की है खूब, प्रधानमंत्रियों की गोद में तो मैं खेला हूं, मुझे प्रधानमंत्री बन के क्या फायदा। अगर बनना है तो मुझे राष्ट्रपति बनाओ, सबसे बड़ा पद दो ना मुझे। तो ये मेरी सोच है। हाँ अनमोल रतन, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। ठीक, चलिए, तो ये हमारे जो क्या है, हमारी जो राजनीतिक दल हैं उनके समक्ष चुनौतियां हैं। देखिए मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं एक शिक्षक हूं, मुझे जो चीज सही लगती है मैं सही मानता हूं, जो गलत लगती है तो उसकी मैं आलोचना करने के लिए तैयार रहता हूं। लेकिन आलोचना हमें नहीं करनी, हम विद्यार्थी हैं, हम शिक्षक हैं, हमें ओनली पढ़ाई से मतलब है, चीजों को समझनी है, हमें राजनीति नहीं करनी। राजनीति करने वालों का करियर खराब हो जाता है, आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। जो राजनीतिक दल हैं बेटा, उनको सुधारा कैसे जा सकता है, उनमें जो कमियां हैं उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। देखिए राजनीतिक दलों में आजकल आपने भी देखा होगा, इतनी कमियां आ गई हैं, इतनी कमियां आ गई हैं कि यदि आप गिनाने लग जाओगे तो 2-4 घंटे तो कम पड़ जाएंगे। आप कहोगे सर कैसे, पहले तो इन 2-3 बातों को समझ लीजिए, उसके बाद और बता दूंगा मैं। सबसे पहले, पहला कैसे, दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। यानी कोई भी राजनीतिक दल है उसको व्यवस्थित करने के लिए उसके अंदर एक कानून होना चाहिए कि हमारे दल के जितने भी सदस्य होंगे वो इस कानून को फॉलो करेंगे। उनका एक अपना संविधान होना चाहिए। संविधान मतलब जो अपने अपने राजनीतिक दल हैं उनके लिखित कानून या कैसे भी कानून होने चाहिए, ताकि उसको व्यवस्थित तरीके से उस दल को चलाया जाए, सभी सदस्य उस कानून को फॉलो करें। एक तो हम ये एडवाइस दे सकते हैं। दूसरी एडवाइस क्या है हमारे पास, दूसरी एडवाइस क्या है, राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास अनुपात में करीब 1/3 टिकट दें। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं वो महिलाओं को क्या करें, 1/3 अनुपात में टिकट दें, 1/3 टिकट महिलाओं को दें चुनाव में लड़ने के लिए। क्यों, क्योंकि जहां महिलाएं जाएंगी वहां पर भ्रष्टाचारी की जो शिकायत है या भ्रष्टाचारी की जो गुंजाइश है बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिल सकती है। ऐसा अनुमान है, ये मतलब एक गैस है, अनुमान है, लेकिन ये क्लियर नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसी
प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। जैसे कि कोई राजनीतिक दल है, उनके जो बड़े बड़े पद हैं, जैसे कि अध्यक्ष हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हुए, इन जो बड़े बड़े पद हैं इन पर भी महिलाओं को बैठाना जाना चाहिए, आरक्षण उनके लिए होना चाहिए। राजनीतिक दलों को बहुत तरीके से सुधार सकते हैं, यहां पर 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। ये तो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। और समझिए, राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए, एक ऐसा कानून बना देना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो, या जिस पर कोई खतरनाक केस लगा हुआ है, जिस पर लूट, बदमाशी, चोरी, डकैती, हत्या के केस लगे हुए हैं, उस व्यक्ति को कोई भी राजनीतिक दल टिकट ना दे। ये राजनीतिक दलों के खुद के कानून होने चाहिए। इससे क्या होगा बेटा, इससे 2 चीजें हो जाएंगी। एक तो जो राजनीतिक दलों में जो पैसा है ना, जो बहुत मोटा पैसा खर्च होता है, वो पैसे की बचत होगी। आपको पता है राजनीतिक दलों में जो चुनाव लड़ते हैं लोग, वो पैसा खर्च क्यों करते हैं? पता है, पैसा खर्च इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो जो पैसा आएगा जनता के लिए उसको मैं हजम कर जाऊंगा, खा जाऊंगा, उसको अपना पेट मोटा कर लूंगा। कोई भी व्यक्ति अगर 100 रुपए खर्च कर रहा है तो ध्यान रखना उसका उद्देश्य ये होगा, अभी मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं, इसके बाद मुझे 1000 रुपए प्राप्त होंगे, 900 का फायदा हो जाएगा। ऐसे ही राजनीतिक दलों में कुछ व्यक्ति आ चुके हैं जो इसी उद्देश्य से पैसे से टिकट लेना चाहते हैं कि 5 करोड़ या 2 करोड़ खर्च कर देता हूं, अरे 10 करोड़ कमा लूंगा। आप बताइए, जो व्यक्ति पैसा देकर टिकट ले रहा है वो समाज के कल्याण के लिए कार्य कैसे कर सकता है? जरा आप सोचिए भाई, जिस व्यक्ति ने पैसा खर्च किया है, जिस व्यक्ति ने क्या किया है, पैसा खर्च किया है, वो व्यक्ति सबसे पहले तो अपने पैसे को निकालेगा ना, जितना उसने खर्च कर रखा है कि इतना पैसा मेरा खर्च हो गया, इस पैसे को मैं सबसे पहले निकालूंगा, जनता को इसका लाभ नहीं पहुंचाऊंगा। आप कहोगे सर ये तो गलत बात है। वास्तव में ही गलत बात है, बहुत बड़ी गलत बात है ये। तो हमारे दलों को ये कानून बना देने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर केस लगा हुआ है, मर्डर का, हत्या का, चोरी का, लूटपाट का, रेप का वगैरह वगैरह, छेड़छाड़ का, उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगी। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? गौरी शंकर कुमावत, हाँ प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है, बन जाएगी जल्दी। नमस्ते बेटा दबंग विधायक अभिषेक भाई, अरे वाह आप भी दबंग हो। हाँ हाँ दबंग विधायक, आपने अच्छा प्रश्न किया, अच्छा सजेशन दिया। जनता को भी सोचना चाहिए जो पैसा लेकर वोट देते हैं। देखिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं, उस दिन भी बोल रहा था, लोकतंत्र जो हमारा होता है क्या होता है? डेमोक्रेसी। पढ़ाऊंगा मैं कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों को, तो आप सभी लोग लोकतंत्र को समझने के लिए उस क्लास को ले सकते हो, आपको फायदा होगा उससे। ध्यान रखिए, लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, जो लोकतंत्र सही तरीके से नहीं चल पाता, वो जनता का शिक्षित ना होना। शिक्षित नहीं होती वहां की जनता, और वहां की जनता अनैतिक होती है, नैतिक नहीं होती। अगर मैं आपको 2 एडवाइस देना चाहूं, मुझसे कोई पूछे कि आप क्या 2 एडवाइस दोगे जहां पर लोकतंत्र सही तरीके से चल जाए, मैं सिर्फ यही 2 एडवाइस दूंगा कि जिस देश में आप लोकतंत्र ले जा रहे हो वहां की जनता को आप शिक्षित करिए। पहले तो सबसे पहले क्या करिए? शिक्षित। और वहां की जनता को क्या होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए, ना कि अनैतिक। अगर वहां की जनता में ये 2 चीजें आ गई तो यकीन मानिए लोकतंत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी आपराधिक व्यक्ति टिकट प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी आपराधिक व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता, और कोई भी व्यक्ति जनता के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता। क्योंकि लोकतंत्र में सारी शुरुआत ही जनता से होती है, जनता ही भगवान होती है लोकतंत्र में। आप कहोगे सर कैसे? भाई साहब वोट ही तो जनता देती है, चुनाव कौन करती है? जनता ही चुनाव करती है। अगर जनता ये सोच ले कि मुझे उसी व्यक्ति को वोट देना है जो साफ सुथरी छवि का है, गलत लोगों को हम वोट नहीं देंगे, तो यकीन मानिए समाज में वही लोग जीतेंगे चुनाव में जो समाज सेवी हैं, अच्छे प्रवृत्ति के हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, अपराध में जो है संलग्न नहीं है,
कोई केस नहीं है उनके ऊपर और वो निश्चित ही जनता के भले के लिए काम कर पाएंगे। लेकिन जनता ही तो बेवकूफ होती है। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, जनता बेवकूफ भोली भाली होती है। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, जनता भोली भाली होती है। अच्छा, भोली भाली बोलते हैं वो लोग, और जब भोली भाली नहीं बोलते कि 2000 और 5000 में अपना वोट बेचती है, तब उनका भोलापन कहां जाता है। दारू की बोतल में वोट बेच देते हैं, तब उनका भोलापन कहां जाता है, बताइए मुझे। जो लोग ये कहते हैं कि जनता भोली भाली होती है, नेता जनता को बैला फुसला लेते हैं, कोई किसी को बैला फुसला नहीं सकता। जब उनकी भोली भोली सूरत कहां जाती है कि जब प्रधानी का चुनाव होता है, जब कोई भी चुनाव होता है, या तो वो 2000 रुपए ले लेते हैं या किसी कोई विशेष लोभ लालच में उनको वोट देते हैं। आज देख लीजिए, आज जो ग्राम प्रधानी का चुनाव है, इतना भ्रष्टाचार हो गया है उसमें, आप समझ नहीं सकते। किसी अच्छे व्यक्ति को तो वोट मिलता ही नहीं है, या तो वहां जातिवाद दिख जाएगा और या फिर पैसे का लालच दिख जाएगा। ऐसा कोई भी ग्राम पंचायत नहीं होगा जहां पर पैसे से चुनाव ना लड़ा जा रहा हो। अब बताइए, जो व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है वो आपकी ग्राम पंचायत का, आपके गांव का विकास करेगा कि अपना जो पैसा खर्च किया है उसको निकालेगा। अरे सारी मूर्खता उस जनता की होती है जो लोकतंत्र में भगवान बनी हुई बैठी है, लेकिन नहीं समझती जनता। हाँ, लोकतंत्र को बिजनेस समझ रखा। बिल्कुल। हर्ष मिश्रा सर, क्या आईपीएस बनकर बड़े बड़े नेता को सुधारा जा सकता है? अरे मेरे लाल, ऐसी गलती मत कर देना। नेताओं को कोई नहीं सुधार सकता भारत में, क्योंकि नेता आईएएस आईपीएस से भी बड़े होते हैं। भारत में जो शासन और प्रशासन है ना, क्या है शासन और प्रशासन, समझिए शासन प्रशासन क्या होता है। एक शब्द होता है शासन, एक होता है शासन और एक शब्द होता है प्रशासन। प्रशासन क्या होता है सर? प्रशासन होता है आईएएस आईपीएस जो अफसर होते हैं हमारे, उसको हम प्रशासन बोलते हैं। और शासन क्या होता है? शासन होता है जितने हमारी सरकारें होती हैं, मंत्री होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव लड़के जीत जाते हैं उसको शासन बोलते हैं। शासन हमेशा प्रशासन से बड़ा होता है। प्रशासन से कौन बड़ा होता है? शासन। शासन बड़ा भाई है तो प्रशासन क्या है? छोटा भाई है। इसका मतलब क्या है? बड़े भाई के पास ज्यादा शक्तियां होंगी और छोटे भाई के पास कम शक्तियां होंगी। कभी भी ये गलती मत कर देना कि आईएएस आईपीएस बनकर नेताओं से पंगा ले लेना। क्यों? क्योंकि नेता शासन में आते हैं और आप जाओगे प्रशासन का रूप बनके। नेता आपकी वाट लगा देंगे, क्योंकि हमारे संविधान में यही लिखा हुआ है। सर, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अरे मेरे लाल, आपकी जो है सोच बड़ा गजब की है। मुझे लगता है आप भविष्य में प्रेसिडेंट बनने की सोच ही रहे हो। चलिए बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी उम्र 35 वर्ष तो कंप्लीट होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम का व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये सत्य है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। ये तो शर्त होगी। भारत का नागरिक, भारत का नागरिक भी होना चाहिए। साथ ही साथ वह किसी भी पार्टी से संबंध ना रखता हो। जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहा है उसका संबंध किसी भी पार्टी से नहीं होना चाहिए। सभी पार्टी, अगर किसी भी पार्टी से है तो उसको त्याग पत्र, इस्तीफा देना पड़ता है और कहना पड़ता है कि अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं हूं। क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति का पद होता है वो राजनीति के उद्देश्य से नहीं रखा गया। देश की एकता और अखंडता के लिए उस पद को बनाया है, ना कि राजनीति करने के लिए। इसलिए भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता। वो देश के कल्याण के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, इन सभी बातों में विश्वास रखता है। तो राष्ट्रपति पद का अगर चुनाव कोई करना चाहता है, लड़ना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे रामनाथ कोविंद हुए या और प्रतिभा पाटिल हुई हमारी, या आपके प्रणब मुखर्जी हुए, इन सभी लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दिया तब जाके ये चुनाव लड़े। हाँ बेटा, इंग्लिश की भी क्लास हो जाएगी। तो ये सोचिए बेटा, लोकतंत्र में जो ये कमियां है ना, ये सब कमियां दूर हो जाएंगी। बस आप जनता यानी हम लोग शिक्षित हो जाएं और नैतिक हो जाएं, हमको पता हो कि सही क्या है, गलत क्या है। देखिए, मेरी जो राय है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या है ये भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा कारण, तो मैं तो यही बोलता हूं सभी लोगों से कि हमारे देश में अर्थात लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो भ्रष्टाचारी का जो कारण है
वो वहां की जनता ही होती है। और आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए ना अपने समाज में। भाई मैं कोई वैसे ही हवाबाजी नहीं कर रहा, आप देख सकते हो आपके यहाँ, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, चुनाव में देखा होगा आपने, पैसे से वोट बिकते हैं, शराब से वोट बिकते हैं, लालच से वोट बिकते हैं। तो बताइए, जब पैसा, शराब, लालच अगर बीच में आ जाएगा तो देश का विकास या गांव का विकास कैसे होगा? आप बताइए मुझे। नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। अरे आप पैसा क्यों मांगते हो? उम्मीदवार से पैसा मत मांगिए। आपके जबरदस्ती मुंह में ठूस नहीं सकता कोई भी, आपकी जेब में कोई जबरदस्ती डाल जाएगा नहीं। आप सभी लोग यानी जो जनता है हमारी, ये बोलिए कि देखिए हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अपने गांव का, अपनी पंचायत का विकास चाहिए। किसी की क्या मजाल कि उस पैसे को खा सके वो। और जनता के पास ही अधिकार भी होता है किसी भी नेता से, किसी भी मंत्री से हिसाब किताब मांगने का, कि बताइए प्रधान जी तुमने क्या खर्च किया है, जरा इसका हिसाब किताब हमें दीजिए। ये अधिकार है आप लोगों के पास। लेकिन शिक्षित ही नहीं है जनता, पढ़ी लिखी ही नहीं है, और पढ़ी लिखी है तो वो मूर्ख है, जानते ही नहीं है क्या अधिकार है हमारे, क्या अधिकार नहीं। इसलिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यक शर्त हो जाती है कि वहां की जनता को शिक्षित, एजुकेटेड और नैतिक होना चाहिए, मोरल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उससे ज्यादा बड़ी चीजें खराब कहीं नहीं हो सकती। आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, अरस्तु, जिसे एरिस्टोटल कहा जाता है इंग्लिश में, अरस्तु। अरस्तु ने उस समय ही बोल दिया था, कितने साल हो गए, अरस्तु ने बोला था कि जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है ना, ये सबसे भ्रष्ट है। और हाँ बिल्कुल ये सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। क्योंकि मैं राजनीतिक विज्ञान का छात्र रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ, जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है ये सबसे भ्रष्ट शासन प्रणाली है, लेकिन और शासन प्रणालियों से बेहतर है। इसलिए इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और हां, इस पर कामयाबी हासिल की जा सकती है अगर हमारी जनता, हमारे देश की जनता नैतिक और शिक्षित हो जाए। ये नहीं, ऐसी कमी नहीं है कि उसको दूर न किया जा सके। भ्रष्टाचार कौन करता है? हम और आप लोग करते हैं, मंगल ग्रह का करने नहीं आता कोई। तो इस भ्रष्टा वाली चीज को हम खत्म कर सकते हैं, हम और आप मिलकर। कब? जब हम शिक्षित और नैतिक हो जाएं। पांच साल बाद नेताजी क्या करेंगे? 5 साल बाद नेताजी पता है क्या करेंगे? 5 साल बाद नेताजी अपने घर पर एसी में बैठेंगे, जो 5 साल घोटाला किया था उसी पैसे को खर्च करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। नहीं बेटा, मुझे नेता नहीं बनना, नहीं मैं कभी नेता बनना चाहता था। मुझे पता है नेता क्या होते हैं, क्या नहीं होते। सब लोग नहीं, मतलब अधिकतर लोग ऐसे होते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बताइए आपने क्या सीखा? आपने अब तक सीखा कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनके समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं, और राजनीतिक दलों में कैसे सुधार लाया जा सकता है। यहां पर एक पॉइंट और इंक्लूड कर लीजिए कि जो महिलाओं की जो आरक्षण वाली बात है, या महिलाओं को जो चुनाव लड़ाने की बात है, इसका पैसा सरकार दे। क्या दे? राजनीतिक दल दे पैसा। कौन खर्च करे? दल खर्च करे या सरकार खर्च करे महिलाओं को चुनाव में लड़ाने के लिए। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारी इतनी अच्छी होती हैं, लेकिन उनको चुनाव में खर्चा करने के लिए उनके पास 10 करोड़ 15 करोड़ है ही नहीं। क्योंकि आजकल चुनाव वही जीतता है जिसके पास पैसा होता है। साधारण व्यक्ति चुनाव जीत ही नहीं सकता। लिख लीजिए आप, बताइए दल क्या होता है? सर अरे दल बेटा, राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं हम, उसी की। नेता झूठे होते हैं सर। शानवाज सिद्दीकी हो जाएगी बेटा, इंग्लिश की भी क्लास शुरू हो जाएगी। देखिए झूठा, बेईमान होने दीजिए, सबको होने दीजिए। हमें सिर्फ शिक्षित बनना है, हमें ये जानना है कि ये नेता हमें किस लालच से क्या हमारे लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा है। आप सबको पता है, हमको पता है, फिर भी हम लोग जातिवाद, क्षेत्रीयवाद इसमें लगे पड़े रहते हैं। अरे हमें, हमारी तो जाति ये है, हम तो इस वाली पार्टी को वोट देंगे, हमारी जाति तो ये है, हम तो इस वाली पार्टी को वोट देंगे। चाहे उस पार्टी का जो उम्मीदवार है एक नंबर का बेईमान भ्रष्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जाति तो ये है, हम तो उसी को वोट देंगे। ये सारी चीजें जनता के विचार में हैं, जनता के दिमाग में है। तभी तो बुरे लोग चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। अगर जनता सुधर जाए, जनता क्षेत्रीयवाद, जातिवाद को त्याग दे
और सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे, जो अच्छा उम्मीदवार है, जो अच्छा काम कर सकता है हमारे साथ या हमारे लिए, जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, उसको हम वोट दें, चाहे वो किसी भी जाति का हो, निम्न जाति का हो चाहे उच्च जाति का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बेईमान व्यक्ति से, भ्रष्ट व्यक्ति से। तो ये जातिवाद और क्षेत्रीयवाद हमें छोड़ना पड़ेगा यदि हमें अपने देश का विकास करना है, विकसित बनाना है हमें। जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, ये सब क्या है बेटा? लोकतंत्र के विकास में वादा है। ये किसी भी देश के विकास को आगे नहीं ले जाने देंगे। ये जातिवाद और क्षेत्रीयवाद दो शब्द, ये ध्यान रखना। क्षेत्रीयवाद का मतलब हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है, हमारे क्षेत्र से अच्छा भारत का कोई क्षेत्र है नहीं। सुना होगा आपने। देखिए, अब मैं उस क्षेत्र का नाम नहीं लूंगा, उस क्षेत्र के लोग अपने आप को विशेष ही विलक्षण प्रतिभा का समझते हैं, विलक्षण प्रतिभा का समझते, कहते हैं हम इस राज्य के हैं, इसका मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा दिमाग है, बहुत ज्यादा ताकत है। ये क्या हुआ? अपने क्षेत्र की प्रमुखता दिखाना, अपने क्षेत्र की भलाई करना। इसका मतलब दूसरे क्षेत्र क्या बेकार है? अरे दूसरे राज्य क्या बेकार है? अरे आपने बता दिया कि मेरा राज्य ये है, मैं ये हूं वो हूं। अरे ठीक है, बढ़िया है, आप लोग हो अच्छे, लेकिन ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होता है? इससे लोगों के मन में टकराव पैदा होता है। अब मान के चलिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, बिहार से एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसे कुछ बोलते हैं, हालांकि मुझे नहीं पता ये क्या है। पता है, आप जानते हो? ये गलत बात है, ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे जो लोगों के मन में जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अरे बिहार का ही सब कुछ जानता है, हम उत्तर प्रदेश के क्या हम नहीं जानते? ये हमारे पास क्षमता नहीं है, इसका मतलब हमें ये जलील कर रहा है। तो ये क्षेत्रीयवाद जो है, इसको भी खत्म करना है हमें, और जातिवाद तो खत्म करना ही चाहिए। हाँ, बहुत सारे हमारे नेता हैं जो अच्छे बने हैं, सुजीत कुमार, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, बहुत सारे नेता हैं। अटल बिहारी जी हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं। अब्दुल कलाम आजाद भी हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके थे, वो भी बहुत अच्छे नेता हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, राष्ट्र हित में। देखिए, प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्र हित सबसे पहला होना चाहिए। प्रत्येक देश के निवासी को, प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्ति को सबसे पहला राष्ट्र हित होना चाहिए। अगर कोई भी चीज राष्ट्र हित के लिए अच्छी है, चाहे वो हमारे लिए खराब है, तो हो सकता है हमें सबसे पहले प्रायोरिटी राष्ट्र हित को ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्र है तब हम है, हमारा वजूद किससे है? राष्ट्र से है। नहीं, डेली नहीं चलता सौमिक केसरी जी, डेली नहीं चलता। हमारी जो है क्लास है आप लोगों के लिए शुक्रवार, फ्राइडे, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन चलती है 10th वालों के लिए, ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे। और देखो, मैं तो बच्चों आपसे ये भी बोलता हूं, आप लोग 10th में हो, 10th का भी पढ़िए और 9th का भी पढ़िए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। जैसे कि मैं ये बार बार लोकतंत्र की बात कर रहा हूं ना, तो आप लोगों ने लोकतंत्र नहीं पढ़ा। लोकतंत्र को अच्छे से पढ़ने के लिए क्लास 9th में लोकतंत्र के बारे में बिल्कुल 0 से लेके दे रखा है। तो जब मैं क्लास 9th की क्लास लूंगा लोकतंत्र की, तो आप आ जाइएगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं वो 9th की भी सारे सब्जेक्ट के जो चैप्टर हैं उनको पढ़ने का प्रयास करें, ताकि और अच्छे से आप समझ पाओ सारी चीजों को। सहनवा सिद्दीकी, हाँ, जैसी आपकी इच्छा, बीए करना चाहो बीए कर लो, बीटेक करना चाहो बीटेक कर लो, कुछ भी कर लो। तो हमारी 3 दिन क्लास चलती है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 12 बजे 10th के लिए, और मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे चलती है ठीक 12 बजे 9th वालों के लिए। बुधवार को बेटा हम क्लास नहीं लेते, रेस्ट करते हैं, थोड़ा थक जाते हैं क्लास लेते लेते, इसलिए ये 3 दिन आपके लिए 9th वालों के लिए और 3 दिन 10th वालों के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप 6 के 6 दिन ही आए, 9th की भी क्लास अटेंड करें, नॉलेज कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा, कुछ नुकसान नहीं हो रहा आपका।
कब से है 9th का क्लास बेटा? मंडे से होगा। मंडे कब है? कल ही तो है मंडे, कल 9th का होगा। तो जितने भी, मैं आपको एडवाइस यही दूंगा, अगर अच्छे तरीके से सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट पर, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, तो मेरे ख्याल से आप लोग 9th की भी क्लास लेते रहिए। अगर लाइव ना आ पाओ किसी कारणवश तो बाद में पढ़ लो उस क्लास को, लेकिन पढ़िए उन क्लासों को, ताकि जो आप लॉकडाउन में कक्षा 9 में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है आपने, किसी भी कारणवश आपको दोबारा मौका मिल रहा है और उस चीज को पढ़ लेते हो, तो 10th की जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी, यकीन मानिए आप। और अभी तो फिलहाल अभी समय है 2022 की बोर्ड परीक्षा में, तो अभी बहुत टाइम है, इसलिए मैं कहता हूं आप 9th का भी पढ़िए और 10th का भी पढ़िए। देखिए, इन सारे प्रश्नों का जो जवाब है हम किसी सेशन लेके आएंगे, जब उस सेशन में हम आपका जवाब, सारे जवाब दे पाएंगे कि 10वीं के बाद कौन सा विषय लें, 12वीं के बाद क्या करें, या कौन कौन से विषय अच्छे हैं, कौन कौन से विषय से कौन कौन सी नौकरी मिलती है। ये हम एक स्पेशल सेशन लेंगे, एक क्लास स्पेशल लेंगे, आपके सारे डाउट, आप सभी बच्चों के प्रश्न उत्तर हम उसमें देने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल हम आपको नहीं बता सकते। हाँ, भोजपुरी की फिल्मों को बंद कर देना चाहिए, फिल्मों को बंद नहीं करना चाहिए, फिल्मों के गानों को बंद कर देना चाहिए, कि जो उसमें ऐसी गंदी हरकतें होती हैं उन हरकतों को बंद कर देना चाहिए। मैं तो तुरंत एक्शन लूंगा, अगर मुझे, मेरे पास कोई ऐसा पावर या अधिकार होता तो सबसे पहले मैं यही करता। बॉलीवुड में और जो भोजपुरी में कुछ गंदी चीजें हैं उनको मैं बैन कर देता। देखिए, हमारी समाज क्या है, हमारी समाज हम लोगों से ही चलती है, हम लोग जैसा बनेंगे, जितने भी हमारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, अभिनेता अभिनेत्री हैं, जितने भी हम लोग अपना आइडल मानते हैं, अगर वो सही से काम करें तो हम भी सही से काम करेंगे। बहुत सारे लोगों के घर में, मकान में देखा होगा, शाहरुख खान की फोटो, अक्षय कुमार की फोटो, इसकी फोटो, उसकी फोटो, क्योंकि हम लोग उसको आइडल मानते हैं सब लोगों को। मुझे एक चीज बताइए, बॉलीवुड में सिर्फ अगर उन्हीं फिल्मों को बनाया जाए कि जो हमारे समाज के बच्चों को कुछ सीखने के लिए दें, कुछ सीखने को मिले फिल्मों के जरिए से। आपको पता है, हॉलीवुड, जो इंग्लिश फिल्में होती हैं हॉलीवुड, और अपने यहाँ फिल्में होती हैं हिंदी की बॉलीवुड, जमीन आसमान का अंतर है। हम पता है क्यों पीछे हैं, दूसरे देशों से क्यों पीछे हैं? हमारे यहाँ तो फिल्मों में सिर्फ प्यार दिखाया जाएगा, गुंडा दिखाया जाएगा, बदमाश दिखाया जाएगा, और दिखाया जाएगा कि वो उससे लड़ाई करेगा, ऐसे ऐसे करके बंदूक मार देगा और मर जाएगा, लड़ाई दंगे दिखाए जाएंगे। मतलब किसी को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा उस फिल्म से। लेकिन आप हॉलीवुड फिल्मों को देखोगे तो टोटली साइंस रहती है उसमें, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। इसलिए हॉलीवुड वालों के जो बच्चे हैं, जो हॉलीवुड का माहौल रहता है, उनके पास ज्यादा दिमाग होता है सोचने का। आपके पास क्या, आपने तो बस आस्की 2 देख ली, आस्की देख ली, और नए नए 2-4 गाने सुन लिए, वफा न रास आई तुझे ओ हर जाई, वफा बेवफा, ये सुन लिया। तो इससे क्या होगा? बच्चा प्यार में पड़ जाएगा, गंदी गंदी चीजें जाएंगी। तो मुझे लगता है अगर मेरे पास ये अधिकार होता तो मैं भोजपुरी फिल्मों में कुछ खराब चीजें हैं, या बॉलीवुड में कुछ खराब चीजें हैं, उनको बैन करता और कुछ ऐसी चीजों का सुधार करता जिससे हमारी समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़े, हमारी समाज कुछ सीख सीख ले उनसे। ठीक, तो चलिए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, हमारी क्लास अब ऑफ होने वाली है। आज फादर्स डे था, इसलिए हमने कुछ अच्छी अच्छी बातें आज कर ली आपसे, डेली नहीं करते हैं। अरे मेरे लाल हर्ष मिश्रा, क्या कह रहे हो, ये गंदी बातें नहीं। हाँ, नोट्स भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड को मत देखिए, अरे यार, बॉलीवुड हमारी समाज फॉलो करती है, हमारे बच्चे देखते हैं, हमारी समाज देखती है, सीखती है उनसे। अगर आप उनमें गलत चीजों का इस्तेमाल करोगे तो हमारे जो बच्चे हैं ना, जो 5 से 10 साल या 12 साल के बीच में हैं, वो इन्हीं बातों को फॉलो करने लग जाते हैं कि आमिर खान कर रहा है तो हम भी करेंगे, अक्षय कुमार कर रहा है तो हम भी करेंगे। अरे आप उन चीजों को लाइए मत समाज में, ऐसी ऐसी चीजें लाइए जिनसे बच्चे कुछ सीख सकें।
मैथ की क्लास 3 बजे होती है बेटा, 3 बजे। मैथ की क्लास 3 बजे होती है और साइंस की क्लास रात को 9 बजे होती है। ठीक बच्चों, चलिए। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपने सीखी होगी, बहुत कुछ सीखा होगा, और जो बहुत मैंने अच्छी बातें बताई हैं जो एक नैतिक व्यक्ति को बतानी चाहिए, और एक शिक्षक के रूप में मैंने उन बातों को बताने का प्रयास किया है, उन बातों को आप जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप सुकून से रहना चाहते हैं तो, और कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज गंदी चीजों से, गंदी फिल्मों से दूर रहिएगा, वरना वो आपका दिमाग खराब ही करने का प्रयास करेंगी। बॉलीवुड के अभिनेता या डायरेक्टर हैं, उनको तो पैसे से मतलब है, समाज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको और आपको समाज से मतलब है। समाज में ये गंदी चीजें नहीं जानी चाहिए, वरना हमारा भविष्य खराब होगा, ये देख लेना। प्रिंस कुमार प्लेलिस्ट भी बना देंगे बेटा, प्लेलिस्ट भी बना देंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्लास काफी अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात फिर कहूंगा, आप लोग क्लास 9th की भी क्लास लेने के लिए आ जाइए, वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ अलग ही सीखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसी बात के साथ मैं अपनी क्लास खत्म करता हूं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।